हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। खलनायक अभिनेता के एन सिंह का फ़िल्मी सफ़र। भारतीय बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा में के एन सिंह एक मशहूर अभिनेता, खलनायक चरित्र अभिनय करने वाला एक जाना-पहचाना नाम है, जो ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन फ़िल्मों तक एक प्रमुख खलनायक और चरित्र अभिनेता के रोल में सक्रिय रहे थे। उन्होंने 1936 से लेकर 1986 तक के दशक के अंत तक अपने लंबे करियर में करीब 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो बिना चीखे चिल्लाए पर्दे पर सूट बूट हैट पहने और मुंह में पाइप दबाए घनी भवे और झपकती पलकों से दर्शकों की तरफ देखे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएं। के एन सिंह हिंदी सिनेमा के ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं। हिंदी सिनेमा के अच्छे से अच्छे सितारे सेट पर उन्हें देखकर घबरा जाते थे। अपने समय के मशहूर फिल्मी सितारे के एन सिंह का असली नाम कृष्ण निरंजन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। 6 भाई बहनों में से एक के एन सिंह सबसे बड़े थे। इनके पिता चंडी प्रसाद सिंह एक जाने माने आपराधिक मामलों के वकील थे। लखनऊ से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद के एन सिंह देहरादून आ गए। के एन सिंह से उम्मीद की जा रही थी कि वे अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेंगे और एक अच्छे वकील बनेंगे। अपने पिता की सलाह पर के एन सिंह ने वकील बनने की सोची। के एन सिंह लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई भी करना चाह रहे थे। उनके साथ एक घटना घटी कि एक बार वह अपने पिता के साथ कोर्ट गए। कोर्ट में बैठकर उन्होंने देखा कि एक मुजरिम जिसने कत्ल किया था उसे बचा लिया गया है। उस मुजरिम को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके पिता चंडी प्रसाद सिंह ही थे। यह अन्याय देखकर के एन सिंह का वकालत से मोह भंग हो गया। उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने फैसला लिया कि वो वकील नहीं बनेंगे। उनके पिता चाहते थे कि बेटा के एन सिंह जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसलिए के एन सिंह अपने प्रयास में लगे रहे और कई छोटे मोटे काम में किस्मत आजमाने लगे। कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस लगाई तो कभी राजा महाराजाओं को पालने के लिए जंगली जानवर सप्लाई करने लगे, तो कभी चाय बागान में काम करने लगे और इस तरह कोई ख़ास तरह के जूते बनाकर बेचने लगे। चाय बागान में काम करने वालों के लिए खास तरह के जूते बनाकर बेचने लगे। लेकिन के एन सिंह का इन कामों में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। उनकी किस्मत तो उनको कहीं और ले जाना चाहती थी। के एन सिंह एक खिलाड़ी भी थे जिन्होंने कभी सेना में जाने का सपना देखा था। अपनी पूरी ऊर्जा को खेलों में लगाते हुए के एन सिंह ने भाला फेंक और गोला फेंक में महारत हासिल कर ली थी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका चयन भी हो गया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी बीमार बहन की देखभाल के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता जाने की बात सुनकर देहरादून में उनके एक दोस्त नित्यानंद खन्ना ने उन्हें पृथ्वीराज कपूर के नाम एक पत्र दिया। पृथ्वीराज का उन दिनों कोलकाता में रहकर फिल्मों में व्यस्त थे और नित्यानंद उनके फफेरे भाई थे। वहाँ उनकी मुलाकात उनके पृथ्वीराज कपूर से हुई, जिन्होंने उन्हें निर्देशक देबाकी बोस से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म सुनहरा संसार 1936 में पहली भूमिका का प्रस्ताव दिया। देबाकी बोस उन दिनों कलकत्ता में न्यू थिएटर्स की फिल्में निर्देशित करते थे। सुनहरा संसार के बाद के एन सिंह ने न्यू थिएटर्स में 150 के रुपये के मासिक वेतन पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कोलकाता में की गई कई फिल्मों में उनकी अदाकारी के चर्चे मुंबई तक होने लगे। पृथ्वीराज कपूर कोलकाता से पहले ही मुंबई आ चुके थे। निर्देशक ए आर कारदार ने के एन सिंह को मुंबई आने का न्योता दिया और वह साल
1937 मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद के.एन. सिंह को निर्माता फाज़ली भाई की बागवान फिल्म में काम किया। साल 1938 में रिलीज इस फिल्म ने के.एन. सिंह को उस युग के उस समय के प्रमुख खलनायकों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। खलनायक की भूमिका में वह बादशाह ही थे। फाज़ली भाई के निधन के बाद के.एन. सिंह ने नानू भाई देसाई के साथ कुछ दिनों तक काम किया और फिर सोहराब मोदी के मिनर्वा स्टूडियो में जुड़ गए और सिकंदर, फिर मिलेंगे जैसी कई फिल्मों में काम किया। मिनर्वा स्टूडियो उन्हें महीने के 500 रुपये मिलने लगे थे। बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में के.एन. सिंह के काम के चर्चे होने लगे। बॉम्बे टॉकीज की पारखी निर्माता और अभिनेत्री देविका रानी की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने के.एन. सिंह को बॉम्बे टॉकीज में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं। तो के.एन. सिंह ने एक निश्चित रकम बताने के बजाय जवाब दिया कि मैं क्या बताऊं, आप खुद ही तय करें कि मुझे क्या मिलना चाहिए। उन्हें 1600 रुपये की मंथली सैलरी पर रख लिया गया था। इसके अलावा घर से स्टूडियो आने जाने का टैक्सी किराया भी उन्हें दिया जाता था। वर्ष 1944 में तक वह स्टूडियो से जुड़े रहे। इस दौरान के.एन. सिंह ने बॉम्बे टॉकीज की ज्वार भाटा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। बाद में स्टूडियो सिस्टम खत्म होने पर उन्होंने बाकी एक्टरों की तरह स्वतंत्र रूप से अभिनय करना जारी रखा। वर्ष 1936 और 1960 के दौरान के.एन. सिंह उस समय की कई मशहूर सुपरहिट फिल्मों में काम किया। के.एन. सिंह को बागवान 1938 की रिलीज तक सीमित सफलता मिली थी, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। बागबान एक स्वर्ण जयंती हिट फिल्म थी, जिसने सिंह को उस युग के प्रमुख खलनायकों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया था। 1940 और 1950 के दशक में सिंह उस वर्ष की कई मशहूर फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें सिकंदर 1948, ज्वार भाटा 1944, दिलीप कुमार की पहली फिल्म हुमायूं 1945, आवारा 1951, जाल 52, सीआईडी 1956, हावड़ा ब्रिज 1958, चलती का नाम गाड़ी 1958, आम्रपाली 1966 और एन इवनिंग इन पेरिस 1966 शामिल है। इन फिल्मों में स्टाइल एक गुस्सैल गुंडों की भूमिका निभाने के बजाय उन्होंने ज़्यादातर सफ़ेद पोश सज्जन खलनायक की भूमिका निभाई, जो बढ़िया सूट पहने हुए शांत भाव से पाइप से धुआं उड़ाते हुए दिखाई देता था। उनकी सज्जन पुरुष की शैली, ऊंची आवाज़, खतरनाक भव्य, डरावनी बन गई थी। इतनी ही कि एक अवसर पर उन्होंने खुद कहा था कि एक दिन मैं शूटिंग से वापस आते समय मुझे अपने दोस्त द्वारा दिए गए पते पर एक लिफाफा देना था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और हिलते हुए पर्दे में से एक महिला का दरवाज़ा खोलने के लिए जल्दी करते हुए देख सकता था। जब उसने मुझे अपने सामने खड़ा देखा तो वह डर से चिल्लाई और दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर भाग गई। इतना उनका खौफ था उनकी फिल्मों का। एक अभिनेता के रूप में सिंह को सीखने की बहुत ही रुचि थी। उदाहरण के लिए उन्होंने फिल्म इंस्पेक्टर 1956 में घोड़ा गाड़ी चालक की भूमिका के लिए तैयार होने के लिए गाड़ी सवारों की शैली और तौर तरीकों का भी अध्ययन किया। वर्ष 1970 से 1980 के अंत तक उन्होंने कई फिल्में की, जैसा कि झूठा कहीं का 1970, हाथी मेरे साथी 1971, मेरे जीवन साथी 1972 जैसी फिल्मों में विलेन की भूमिकाएं निभाई। उनकी अंतिम मुख्य भूमिका 1973 की फिल्म लोफर थी। वर्ष 1970 के मध्य से और उम्र बढ़ने के साथ सिंह फिल्मों में कम सक्रिय होने लगे और छोटी मोटी भूमिकाएं करने लगे।
ऐसा कहते हैं लोग कि सिंह को फ़िल्मों में इसलिए रखा जाता था ताकि बाकी कलाकार समय पर शूटिंग के लिए आ सकें, क्योंकि उनके कद का इतना खौफ था कि सब डर के मारे टाइम से शूटिंग पर आ जाते थे। उनकी आखिरी फ़िल्म 1986 में वो दिन आएगा थी। एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। बॉम्बे प्रोडक्शन दिलीप कुमार को फ़िल्म जवार भाटा में लॉन्च कर रहे थे। यह दिलीप कुमार की पहली फ़िल्म थी और दिलीप कुमार का पहला शॉट भी था। पहला शॉट लिया जा रहा था। सेट पर मौजूद के.एन. सिंह को देखकर दिलीप कुमार काफ़ी नर्वस होने लगे, तो निर्देशक अमेय चक्रवर्ती ने के.एन. सिंह से गुजारिश की कि आप चाय पीने के लिए थोड़ी देर सेट से बाहर चले जाएं ताकि यह नॉर्मल हो जाए। निर्देशक की बात के.एन. सिंह को समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कारण पूछा। अमेय चक्रवर्ती ने बताया कि दिलीप कुमार आपकी मौजूदगी से घबरा रहे हैं। यह सुनते ही के.एन. सिंह ने दिलीप कुमार के कंधे पर हाथ रखा और उनसे बातचीत की। तब जाकर दिलीप कुमार नॉर्मल हुए और फिल्म का शूट दिया। उसके बाद काफ़ी अच्छे दोनों दोस्त बन गए। के.एन. सिंह की आखिरी फिल्म दानवीर 20 सितंबर 1996 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में के.एन. सिंह एक छोटे से किरदार में नजर आए थे, जो प्रेम चोपड़ा को खलनायिका का गुरु मंत्र देते थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और रंभा की लीड भूमिकाएं थी। के.एन. सिंह की पत्नी परवीन पॉल भी सफल चरित्र अभिनेत्री थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। के.एन. सिंह अपने छोटे भाई विक्रम सिंह के बेटे पुष्कर सिंह को अपना पुत्र माना था और गोद लिया था। विक्रम सिंह फिल्म फेयर के कई साल तक संपादक रहे और पुष्कर सिंह टेलीविज़न धारावाहिकों के निर्माण में भी सक्रिय रहे। अपने अंतिम वर्षों में के.एन. सिंह को दिखाई देना बंद हो गया था। बताया जाता है कि के.एन. सिंह का मामूली सा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद उन्हें कम दिखाई देने लगा और एक समय ऐसा आया कि उन्हें बिल्कुल भी दिखाई देना बंद कर दिया था। 31 जनवरी 2000 का वो दिन था जब उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी छवि लोगों के दिल में हमेशा राज करती रहेगी, अमिट रहेगी। हमारा उनको बहुत बहुत नमन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।